आप देखेंगे कि केसी भट्टाचार्य कहने कि जब हम विचार पर विचार करते हैं तो हमको विचार के दो रूप दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है कि हमारे विचार कुछ न या तो लिटरल होते हैं और या तो सिंबॉलिक होते हैं, और लिटरल और सिंबॉलिक का विभाजन उन्होंने जानबूझकर किया है। लिटरल जो थॉट्स हैं उसके साथ उन्होंने विज्ञान को रखा है कि विज्ञान के जो विचार हैं वो लिटरल होते हैं। क्यों उन्होंने इसलिए इसको रखा? क्योंकि वो दर्शन और विज्ञान का भेद भी बताना चाहते हैं। क्योंकि दर्शन और विज्ञान को लेकर क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने कभी कभी होता है कि दर्शन विज्ञान नहीं है, विज्ञान दर्शन नहीं है, तो क्या है, बहुत सारी, मैं उसमें बवाल में नहीं जाऊंगा। मुझे केसी भट्टाचार्य पर थोड़ी बात करनी है, सब उतना ही मैं बात करूंगा। और दूसरा जो सिंबॉलिक है वो फिलॉसफी को कह रहे हैं कि फिलॉसफी जो है वो सिंबॉलिक है, थॉट है। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जब हम इस लिटरेरी थॉट, जो लिटरेरी थॉट हमारे लिए विचार का विषय ही नहीं है, वो विज्ञान का विषय है, वो तथ्यात्मक होते हैं। लिटरेरी थॉट तथ्यात्मक होते हैं। ये वो विचार हैं जो गिवन हैं, और जो गिवन है जो जिस पर अभी हमने विचार किया ही नहीं है, इस प्रकार से सुविचारित तथ्य के रूप में हमारे पास आ जाते हैं जिन पर हमको विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ विज्ञान से कहने का मतलब उनका सिर्फ इतना ही मतलब है केसी भट्टाचार्य का कि ये वो विचार हैं जो विचार इतने सुविचारित होकर के हमारे पास आए हैं कि अब उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम विचार करते हैं तो वो एक प्रकार से कांट की भाषा में वो एनालिटिकल हो जाएगा, और एनालिटिकल हो जाने के नाते वो टोटोलॉजिकल हो जाएगा। और टोटोलॉजिकल प्रपोजिशन की मीनिंग क्या होती है आप जानते हैं इमैनुअल कांट के हिसाब से। जहां उद्देश्य विधेय के बारे में कोई नई कथन नहीं करता है, यह टोटोलॉजिकल प्रपोजिशन की स्थिति होती है। तो कह के भी हमने कुछ नहीं कहा। ये विज्ञान के वाक्य ऐसे हैं, जो विज्ञान के वाक्य ऐसे हैं, जो विज्ञान के जो तथ्य ऐसे हैं जिनमें कह के भी हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे रूप में हमारे सामने प्रदत्त होते हैं कि विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। गर्मी के दिन में हमारे पास ग्लास का पानी आता है, ये विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये जूठा है कि क्या है। उससे पूछिए जिसको प्यास लगी हो, कोई विचार की जरूरत नहीं है। लेकिन केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो लिटरेरी थॉट के अलावे जो सिंबॉलिक थॉट है वो सिंबॉलिक इसीलिए है क्योंकि वहां विचार का प्रवेश होता है। तो जहां विचार में विचार का प्रवेश होता है वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। जहां हमारे विचार में विचार का प्रवेश होता है वही दर्शन की शुरुआत होती है। इसीलिए दर्शन के लिए हम लोग चिंतन शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हम ये कहते हैं कि फिलॉसफी इज ए काइंड ऑफ थिंकिंग। दर्शन एक प्रकार का चिंतन है। और इसीलिए केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि भारतीय परंपरा में जो लोग मानते हैं कि दर्शन हमको एक विश्व दृष्टि देता है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। दर्शन विश्व दृष्टि नहीं देता है, बल्कि दर्शन हमारे चिंतन की प्रवृत्ति देता है, एक मेथोडोलॉजी देता है हमको। फिलॉसफी एक मेथोडोलॉजी देती है कि हमको चिंतन कैसे शुरू करना चाहिए। मेटाफिजिक्स अगर है तो उसको कैसे करना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजी है तो कैसे करना चाहिए, इथिक्स है तो कैसे करना चाहिए। हमें एक चिंतन का एक फाउंडेशन, एक धरातल देता है केसी भट्टाचार्य का दर्शन। और कहते हैं कि अगर इस दृष्टि से अगर हम विचार करने की कोशिश करें तो हमारे पास हमारे अनुभव के मोटे तौर पर, बहुत गहराई में जाने पर तो बहुत सारी समीक्षा होगी, लेकिन मोटे तौर पर केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि मोटे तौर पर हमारे अनुभव के 4 धरातल आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो हमारा विचार है, सबसे पहले जब हम विचार पर विचार करते हैं तो हमें यह विचार कर लेने की आवश्यकता है कि हमारे विचार की सार्थकता है अथवा नहीं है। और सार्थकता कब होगी? जब केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि विचारों की सार्थकता तब होगी जब विचार कुछ कम्युनिकेट करे। हम आप अगर विचार कर रहे हैं तो हमारे आपके बीच कोई ना कोई संवाद तो होना चाहिए, उसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उस संवाद में जो कम्युनिकेट हो रहा है वो कुछ अर्थ के साथ कम्युनिकेट होता हो। सारा भाषण दे गए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ तो अर्थ होना चाहिए, अर्थ के साथ कम्युनिकेट हो। लेकिन केसी भट्टाचार्य एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन दोनों की विचार की प्रक्रिया में जो विचार हमारा कम्युनिकेटिव होता है, जो विचार
कम्युनिकेटिव होने के साथ साथ जिसमें स्पीकेबिलिटी होती है, उसकी प्राथमिक शर्त होती है कि वह सबसे पहले विश्वसित होना चाहिए। विश्वास की पृष्ठभूमि पर हमारे कथन होने चाहिए, हम प्राइमरी लेवल पर कह रहे हैं। इसीलिए केसी भट्टाचार्य हैं थियोरेटिकल, उसको थियोरेटिकल कॉन्शसनेस वो कह रहे हैं। थियोरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से का मतलब क्या है? यहाँ थियोरेटिकल कहने का क्या मतलब है? जब केसी भट्टाचार्य उसको थियोरेटिकल कॉन्शसनेस कहते हैं तो उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो कुछ हम कथन करते हैं वह पहले हमारे विश्वास पर आधारित होता है। उसमें जो अर्थ होता है वो अर्थ बहुत स्पष्ट तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस विश्वास के आधार पर, वैसे वैसे धीरे धीरे वह अर्थ स्पष्ट होता जाता है। इसलिए उसको सैद्धांतिक कह रहे हैं। हमारा विश्वास सिद्धांत, विश्वास के सिद्धांत की पृष्ठभूमि पर हमारी वो कथनीयता होती है। वह कथनीयता कुछ अर्थपूर्ण होती है और वह अर्थपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है। इसलिए केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो सैद्धांतिक चेतना है वो सैद्धांतिक चेतना की प्राथमिक शर्त है कि उसमें कम्युनिकेटिव, उसको कम्युनिकेटिव होना चाहिए, उसमें कथनीयता होनी चाहिए और उसको किसी न किसी प्रथम दृष्टया विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया शब्द का भी बोल रहे हैं, दैट मस्ट बी फर्स्ट इंस्टेंस बिलीव्ड, इस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया, बाद में जाकर के बदल भी सकती है, क्योंकि केसी भट्टाचार्य एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। कहते हैं कि ये प्रथम दृष्टया बिलीव्ड नहीं है। वर्गाकार वृत्त, अगर मैं कहूं कि वर्गाकार वृत्त मैं अगर आपसे कहूं तो यह प्रथम दृष्टया ही विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि वर्ग और वृत्त दोनों अलग अलग हैं। कोई भी आदमी कहेगा पागल आदमी है, वर्गाकार वृत्त बोल रहा, यह प्रथम दृष्टया ही विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अगर मैं असत्य बोलूं, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि वर्गाकार वृत्त जो है वो तो नहीं हो सकता सैद्धांतिक चेतना का विषय, लेकिन अगर मैं असत्य बोलता हूं तो वह सैद्धांतिक चेतना का विषय हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है कि प्रथम दृष्टया उस पर विश्वास करके ही उसकी सत्यता की परीक्षा हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं कहूं, कोई मित्र अगर आपसे झूठ बोलता है और आप जब हर तरह से ये करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट में जाकर के अंतिम दाव वह लगाता है आपके साथ और कहता है क्या यार मेरे पर विश्वास नहीं है, सारा मामला खत्म। पूरे झूठ की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया हुआ महल, जिस बहुत सारे तर्कों के माध्यम से आने के बाद भी अंततः जब विश्वास का प्रश्न खड़ा हो गया तो सीधे कह दिया अरे यार अब क्या बात कह रहे हो, अब तुम पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब मान गए। केसी भट्टाचार्य, बाद में अलग बात है कि वो परीक्षा जब करेगा तो असत्य होगा कि सत्य होगा, लेकिन केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि असत्य वाक्य भी हमारे सैद्धांतिक चेतना का विषय बन सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया उसमें कुछ है। क्या है वो? इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि अगर हम अपने वाक्यों की, अपने विचारों के में प्रदत्त जो कुछ है उसकी अगर हम समीक्षा करें तो हमको हमारे विचार के 4 स्तर दिखाई देते हैं, जिसको वह आप सब पढ़ते हैं सैद्धांतिक चेतना के 4 स्तर के रूप में, इंपीरिकल थॉट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ट्रांसेंडेंट। ऑब्जेक्टिव थॉट की बात जब केसी भट्टाचार्य कहते हैं तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। आप सब जानते हैं कि उसको वो कह रहे हैं कि ये विज्ञान के वाक्य हैं, ये प्रदत्त होते हैं, या तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रदत्त हैं या इनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। दे आर गिवन एज इट इज, जैसे वो हैं वैसे प्रदत्त हैं, वहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपसे बात किया। लेकिन केसी भट्टाचार्य जब दूसरे पर आते हैं, जिसको वह इंपीरिकल के बाद जब वह ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, यहां से गहराई से चिंतन शुरू करते हैं। क्योंकि केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि इंपीरिकल लेवल पे जो विचार, जो ऑब्जेक्ट हमको होता है, जो हमको मिलता है, ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी ऑब्जेक्ट वही होता है, ऑब्जेक्ट सेम है। इंपीरिकल नॉलेज के अनुभविक स्तर की चेतना पर जो विषय हमको प्रदत्त है, जो ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी वही ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, लेकिन अंतर आ जाता है। अंतर आज ये आ जाता है कि वहाँ इंपीरिकल लेवल पर
जो विषय है वह विषय के साथ संबद्ध नहीं है, लेकिन यहां विषय विषय के साथ संबद्ध होता है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट यहां होता है, वहां सब्जेक्ट होता ही नहीं है। होता ही नहीं इसका मतलब यह है वो ऑब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं होता है, विषय से हमारा संबंध ही नहीं है। वन में बेल पाके कौवा के किस काम की, वो संबंध ही नहीं है। तो वहां ऑब्जेक्ट एज इट इज होता है, वैसे ही है, उसको उसके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो हमारे विचार का विषय नहीं। लेकिन जहां से विचार की प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है ऑब्जेक्ट के साथ, उसको वह ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और उस विचार की प्रक्रिया में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से रिलेट होता है, और ऑब्जेक्ट से रिलेट होकर के जिस रूप में वह सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को देखता है, वह ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिविटी देखता है। ऑब्जेक्ट देखना और ऑब्जेक्टिविटी देखना, ये दोनों दो स्तर हैं हमारे अनुभव के। हम जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिविटी देखने लगते हैं तो फिजिकल ऑब्जेक्ट हमारे सामने गौड़ हो जाता है। उसमें वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है जो जिसने कि उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के कारण वो नहीं है, बल्कि उसके कारण वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, जिसको वो सेल्फ सब्सिस्टेंट कह रहे हैं केसी भट्टाचार्य। तीसरे लेवल को केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव लेवल है, जिसमें हमारी जो चेतना होती है उस चेतना का विषय न ऑब्जेक्ट होता है, न ऑब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया की आवश्यक शर्त है कि वहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहेंगे। ये तो चाहे आइडियलिस्ट हो चाहे वो रियलिस्ट हो, दोनों को मानना पड़ेगा। शंकराचार्य जैसा आइडियलिस्ट भी ज्ञानम तो वस्तु तंत्रम मानता है। तो ज्ञान की प्रक्रिया में तो विषय का होना और विषयी का होना, ये दोनों मस्त है, ये तो दोनों अनिवार्य होंगे। कैसे केसी भट्टाचार्य कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है वो सब्जेक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शसनेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट नहीं होता जो इंपीरिकल लेवल का ऑब्जेक्ट है, वह नहीं होता जो ऑब्जेक्टिव लेवल का ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न जिस जो 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 नाम और रूप से रहित है, जिसको केसी भट्टाचार्य कहते हैं, वो है आई। आई का मतलब मैं। ये मैं स्वयं एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, मैं ही विषयी है और मैं ही विषय भी है। और शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य भी इस बात को कहते हैं कि ये मैं विषय और विषय दोनों बनता है। ज्ञान की प्रक्रिया में जब हम अपने को जानने की कोशिश करते हैं तो हम ही विषय भी होते हैं, और जो जानने वाला होता है वह भी मैं ही होता हूँ। इसीलिए शंकराचार्य ने आत्मा की सत्ता के बारे में जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया, वो आत्मा की सत्ता के बारे में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा तो सर्व प्रमाण प्रमेय व्यवहारादि श्रेयत्वात् प्राक एव। कहा कि आत्मा तो सभी प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहारों से पहले है। पहले आत्मा को तो मानिए, और आत्मा को मानने के बाद ही तो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार हो सकता है। बिना इसको माने प्रमाण प्रमेय का व्यवहार कैसे हो सकता है? अरे भाई, अगर हम न होंगे तो क्या होगी महफिल, अगर हम न होंगे तो क्या होगी महफिल, किसे देख कर आप शर्माइएगा। ये आत्मा का तो होना महत्वपूर्ण है ना। तो शंकराचार्य ये आई जो है, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये जो आई है, यह आई स्वयं हमारे कंटेम्पलेशन का विषय बनता है। वहाँ विषय आई होता है, आई ही आई के बारे में चिंतन करता है। इसलिए इस अनुभव की भूमिका को केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं ये कंटेम्पलेशन की भूमिका होता है, और कह रहे हैं कि वहाँ आई को इंजॉय करता है। एक और शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, वहाँ जो आई का अनुभव आई को हो रहा है, वहाँ उस अनुभव को वो इंजॉय करता है। इंजॉय शब्द का उन्होंने प्रयोग, इंजॉय शब्द का प्रयोग क्यों किया है? इंजॉय शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ड्यूअलिटी है यहाँ भी ड्यूअलिटी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ड्यूअलिटी है। ये अलग बात है कि उस तरह के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ड्यूअलिटी यहाँ नहीं है जो ऑब्जेक्ट जो इंपीरिकल और ऑब्जेक्टिव लेवल पर है, लेकिन इस तरह की ड्यूअलिटी तो है ही। आई और आई के बीच का जो द्वैत है वो तो अभी है, इसलिए जहाँ भी द्वैत होगा वहाँ तो इंजॉय होगा ही होगा। इंजॉय करने के लिए द्वैत का होना आवश्यक है।
दुनिया में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो द्वैतवादी बने रहिए, अगर इंजॉय नहीं करना चाहते हैं तो अद्वैतवादी बन जाइए। लेकिन अद्वैतवादी बन के भी जो इंजॉय करेंगे वो द्वैतवादी बन के नहीं कर सकते हैं। अगर इंजॉय का एक ही संदर्भ है तो चीजें बदल जाएंगी। केसी भट्टाचार्य, उस ताजुब यह है कि केसी भट्टाचार्य इस तीसरे लेवल को रियलिटी कह रहे हैं, जिसको प्रायः भारतीय दर्शन में परम सत्ता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, रियलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है परम सत्ता के लिए, परम सत्य के लिए तत्व मीमांसा में, केसी भट्टाचार्य इसी लेवल पर, ड्युअलिटी के लेवल पर रियलिटी की बात कर रहे हैं। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इससे आगे का जो हमारे अनुभव का है, जिसको वो ट्रांसेंडेंटल कह रहे हैं और जिसको वो कह रहे हैं कि वो ट्रुथ है, ट्रुथ शब्द का प्रयोग वो कर रहे हैं। ट्रुथ और रियलिटी दोनों में भेद मान रहे हैं। केसी भट्टाचार्य दोनों में भेद मान रहे हैं, कहने कि ट्रुथ और रियलिटी ये दोनों दो लेवल है। आप पढ़िएगा, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। तो एक तो केसी भट्टाचार्य इस अनुभव के स्तर पर, अनुभव की इस प्रकार से धीरे धीरे अनुभव से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ट्रुथ तक जा रहे हैं, वो इंपीरिकल से लेकर के और ट्रुथ तक जा रहे हैं। दूसरा केसी भट्टाचार्य का उदाहरण, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अगर इस चीज को अगर हम साधना की पृष्ठभूमि पर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में प्रायः सभी परंपराओं में हमको साधना की एक पद्धति मिल जाती है, बौद्ध हो, जैन हो, वेदांत हो, सबकी अब एक साधना पद्धति है। तो केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अगर हम वेदांत की परंपरा से अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम साधना के रूप में अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं इस लेवल को। तो केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि साधना के लेवल पर अगर हम आप देखना चाहें तो साधना में क्या होता है। कहते हैं साधना के भी 4 स्तर हैं हमारे, अगर इस अनुभव के 4 स्तर हैं तो ये साधना के भी 4 स्तर हैं। कह रहे हैं कि साधना का जो सबसे पहला स्तर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हम किसी विषय पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट होता है, आप जिसको कह सकते हैं सगुण की साधना कह सकते हैं। मूर्ति के सामने हम बैठे हुए हैं, किसी चीज के हमारे सामने कुछ ना कुछ है, वो एकदम ग्रास है हमारे सामने, जहां विषय पर हम कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम विषय पर कंसंट्रेट करते हैं तो आप उस कंसंट्रेशन में धीरे धीरे कभी विषय पर तो कभी विषय पर, कभी विषय पर तो कभी विषय पर। तो इंपीरिकल लेवल पर सबसे पहले आप विषय पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेवल है उस ऑब्जेक्टिव लेवल पर आप कभी विषय पर और कभी विषय पर कंसंट्रेट करते हैं। सामान्यतः आप अपने जीवन के अनुभवों को भी उतार कर देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप ध्यान कीजिए तो ध्यान के लिए सबसे पहले अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य की प्राप्ति अगर हो सकती है। अभ्यास ने तो वही 11 अगर भगवत गीता कह रही है तो हम पहले ग्रास से अभ्यास करते हैं। मन हमारा किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करता है, थोड़ी देर रहता है फिर हट जाता है, थोड़ी देर रहता है फिर हट जाता है। कभी हम उसको देखते हैं, कभी कभी अपने को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी ये भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये पहला लेवल जो है केसी भट्टाचार्य का इंपीरिकल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने का लेवल है। दूसरा लेवल क्या है, दूसरे लेवल पर कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कभी हम सब्जेक्ट पर कभी ऑब्जेक्ट पर, विषय और विषय दोनों पर हम चलते रहते हैं, दोनों पर चलते, कभी अपने विषय पर कभी विषय पर। क्यों? क्योंकि हमने विषय, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने विषय के साथ अपना संबंध जोड़ा है। विषय अनुभव करता है विषय को उसी स्थिति में। तीसरे स्तर पर कह रहे हैं, ध्यान का जो तीसरा स्तर है केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि वहां विषय और विषय नहीं होता, अब वहां हम विषय पर कंसंट्रेट कर जाते हैं। मतलब वही बहिरंग जो साधना हमारी थी पहले, जो बहिरंग साधना थी हमारे, जो पहले विषय के रूप में शुरू हुई थी, विषय और विषय के बीच में वो फ्लक्चुएट करती थी जो हमारी बहिरंग साधना, वो साधना के तीसरे स्तर पर अब वो बहिरंग ना होकर के वो अंतरंग होती है। वो इंट्रोस्पेक्शन उसको कह रहे हैं कि वो इंट्रोस्पेक्शन का लेवल है, आत्मनिरीक्षण का है, अपने भीतर जाकर के ही अपने को पहचानने की, नो दाई सेल्फ की जो स्थिति है पहचानने की कहते हैं। वो तीसरे लेवल पर केवल हम सब्जेक्टिव लेवल पर हम कहते हैं कि वो हम कंसंट्रेट कर से साधना में। और केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि और जो चौथा लेवल है जहां हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों से ऊपर चले जाते हैं वो ट्रांसेंडेंटल लेवल है। तो
4 ग्रेड्स ऑफ जो थियोरेटिकल कॉन्शसनेस है, ये सैद्धांतिक चेतना के जो 4 स्तर हैं, हमारी भारतीय परंपरा की साधना के 4 स्तर के साथ ये एकदम गूंथे हुए हैं, अगर हम अपने अनुभव के माध्यम से अगर हम इनको देखने की कोशिश करें तो। तीसरी बात जो केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हम यह समझ रहे हैं कि केवल इतना ही है, इतना ही नहीं है। ये जो हमारी साधना की ये जो 4 स्तर हैं, ये जो साधना के जो 4 रूप हैं, जो 4 स्तर हैं हमारे अनुभव के, इनसे 4 प्रकार की दार्शनिक दृष्टियों का निर्माण भी होता है। अनुभव के धरातल से जिस प्रकार से अनुभविक चेतना के 4 स्तर हैं, जिस प्रकार से हमारी साधना में धीरे धीरे 4 स्तर हैं, उसी प्रकार से केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इन 4 प्रकार के साधना या इन 4 प्रकार के अनुभवों से 4 प्रकार की दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है। और जिस दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो इंपीरिकल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है, उस इंपीरिकल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस से जिस दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है वो है पैन ऑब्जेक्टिविज्म, सर्वबाह्यतावाद या सर्व विषय निष्ठतावाद। आप इसको समझ रहे होंगे, सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट प्रायर है, ऑब्जेक्ट की स्वतंत्र सत्ता है विषय से, जिसको आप खासतौर से रियलिज्म में पढ़ते हैं। अब रियलिज्म के जितने सारे बहुत सारे जो भेद हैं उतनी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारे रियलिज्म के भी भेद हैं। अगर वेस्टर्न ट्रेडिशन में देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों के यहाँ तो ये रियलिज्म शब्द ही कभी कभी मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा के रियलिज्म शब्द ने आकर के भारतीय परंपरा में कुछ बड़ा घालमेल कर दिया है, क्योंकि हम लोग ब्रह्म को रियल भी मानते हैं, इधर वस्तु को भी रियल मानते हैं। अब ये रियल शब्द एक जगह ब्रह्म को कर रहा है, दूसरे जगह वस्तु को कर रहा है। इस घाच पेच में बड़ी दिक्कत हम लोगों को है, इसलिए हम लोग शब्दों के प्रति बड़ा सतर्क होकर के प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से चीज़ों को समझने के पहले उस शब्द के वस्तुतः अर्थ को अगर हम समझ लें तो उसके बाद तो फिर भाषा में उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाव हमको मिल जाएंगे तो अच्छी बात होती है। पैन ऑब्जेक्टिविज्म का डेवलपमेंट होता है, ये दार्शनिक दृष्टि हमारी जो डेवलप होती है, जो इंपीरिकल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है, उस इंपीरिकल लेवल ऑफ कॉन्शसनेस से जिस प्रकार की दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है वो पैन ऑब्जेक्टिविज्म होती है, सर्व विषय निष्ठतावाद की दार्शनिक दृष्टि बनती है। दूसरा, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये जो कभी विषय पर कभी विषय पर हम जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है, ये ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ कॉन्शसनेस पर जब हम जाते हैं तो इससे जिस प्रकार की दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है, विषय के दोनों के बीच में जब हम फ्लोट करते हैं, इससे जो दार्शनिक दृष्टि का निर्माण होता है वो ड्वेलिज्म है, द्वैतवाद है। द्वैतवादी दृष्टि का निर्माण इससे होता है। पहले लेवल से पैन ऑब्जेक्टिविज्म का सर्व वस्तुनिष्ठतावाद की दृष्टि बनती है, दार्शनिक दृष्टि, दूसरे से द्वैतवादी दृष्टि बनती है। और जब हम तीसरे लेवल पर आते हैं तो केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि वहां जो दार्शनिक दृष्टि बनती है वो डायलेक्टिकल बनती है। जो हीगल की जो डायलेक्टिक है, ड्वेलिज्म और डायलेक्टिक, ये दोनों का अंतर आप दर्शन के विद्यार्थी है समझते होंगे, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हीगल का जो डायलेक्टिक है या जो डायलेक्टिक की जो स्थिति है, ड्वेलिज्म और डायलेक्टिक में बहुत सारा अंतर है। कम से कम इतना तो जरूर है कि ड्वेलिज्म में दोनों चीज़ों की अपनी स्वतंत्र सत्ताएं हैं, लेकिन कम से कम डायलेक्टिक में एक ही सत्ता को हम थेंसिस और एंटीथीसिस के माध्यम से विकसित होते हुए देखते हैं, और फिर जाकर के वो सिंथेसिस और सिंथेसिस एंटीथीसिस का एक पूरा का पूरा सिस्टम हम देखते हैं। वहाँ विचार एक ही है, उसी विचार के संदर्भ में, चाहे वो थीसिस हो चाहे वो एंटीथीसिस हो, ये दोनों की जड़ में एक ही विचार होता है। उसी विचार पर थीसिस भी डेवलप करती है, एंटीथीसिस भी डेवलप करती है। इसीलिए जब आप हेगल को पढ़ते हैं तो हेगल को आप एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक एब्सोल्यूट है, एक ही एब्सोल्यूट है, और उस एब्सोल्यूट का ये सारा का सारा मैनिफेस्टेशन है, या सब जो कुछ है ये जगत उसी के अलग अलग पहलू हैं, उसी का विस्तार है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो डायलेक्टिक में आप हमेशा एक एब्सोल्यूट पर सारा का सारा मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन ड्यूअलिज्म में हमेशा दो रहते हैं, उनका कभी नहीं होता। प्रकृति और पुरुष हमेशा रहेंगे सांख्य दर्शन में, चाहे जो कुछ हो जाए। ज्ञान का मतलब ही है द्वैत का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान नहीं। तो वहाँ द्वैतवादी दृष्टि का डायलेक्टिकल, और केसी भट्टाचार्य कहने की जो चौथा लेवल है, वहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों का भेद
मिट जाता है और वहाँ कहते हैं कि वो जो लेवल है वो नॉन ड्युअलिज्म का लेवल है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कैसी है, कहने कि ये सारी की सारी जो अनुभव के आधार पर जिस तरह की ज्ञान मीमांसा का निर्माण हम कर रहे हैं और ज्ञान मीमांसा के माध्यम से हम अद्वैत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका उपनिषदों के उस नेति नेति की है, जिस नेति नेति को केवल यह कह करके हम लोगों ने कर दिया कि नैषा तर्के मतिरापन्ना जतो वाचो निवर्तन्ते और प्राप्य मन सासा कह के हमने छोड़ दिया। मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, ये तर्क से नहीं जान सकते। कहते हैं कि अरे यही वो कुंजी है जिससे हम आनुभविक स्तर पर वेदांत को समझ सकते हैं। और उसी का इम्प्लीकेशन उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ निगेशन में किया है। जो केसी भट्टाचार्य के दर्शन में जो निगेशन का रोल है, आप पढ़े होंगे, जो निगेशन का रूल है वो केसी भट्टाचार्य के दर्शन का फाउंडेशन है, कह लीजिए, वो उनके दर्शन की कुंजी है। उसी कुंजी से कह रहे हैं केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि एक बड़ी तारतम्यता हमको अपने विचारों में दिखाई देती है। कहते हैं कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम जाते हैं तो पहला लेवल निगेट होता है और जो दूसरा लेवल है उस दूसरे लेवल पर हम चले जाते हैं। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हमको इस निगेशन की भूमिका को समझना होगा, हमको इस निगेशन की भूमिका को समझना होगा, क्योंकि अगर धरातल न हो तो फिर आसमान में कहां टिकेंगे आप। वो मुझे शेर याद आता है दुष्यंत का, जब वो कहता है कि हमारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी हमें यकीन नहीं है। आखिर हमारे पांव के नीचे की जमीन तो होनी चाहिए। निगेशन क्या है? निगेशन हमारे पांव के नीचे की जमीन है, दैट इज द फाउंडेशन। वो फाउंडेशन है। निगेशन की पृष्ठभूमि पर ही हम अफर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। निगेशन हमको अफर्मेशन की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें अगर मालूम हो कि मुझे कुछ नहीं आता है तो हम सब कुछ जानने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमको मालूम हो कि हम तो सब आता है, इसका मतलब है हमको कुछ नहीं आता है और हम कुछ सीख भी नहीं सकते। इसीलिए सेल्फ निगेशन जो है वो सेल्फ अफर्मेशन है। सेल्फ निगेशन इज अ काइंड ऑफ सेल्फ अफर्मेशन। तो केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि निगेशन की पृष्ठभूमि, जब हम पहले स्तर से दूसरे स्तर पर जब हम जाते हैं तो पहला स्तर निगेट होता है। निगेट ही नहीं होता है, बल्कि यह अपने आप कहता है कि अपनी पृष्ठभूमि से हमारी अगली पृष्ठभूमि को तैयार करता है। दूसरे से जब हम तीसरे पर जाते हैं तो पहला और दूसरा निषेध होता है, दूसरे का निषेध होता है। ये निषेध क्या करता है? ये निषेध हमारी आगे की भूमिकाओं को सृजित करता जाता है। ये केसी भट्टाचार्य का जो क्रिटिकल स्वरूप शुरू में हुआ था, अब उनका सृजनात्मक स्वरूप यहाँ आ रहा है। ये केसी भट्टाचार्य का यहाँ से सृजनात्मक स्वरूप होता है। कह रहे हैं कि निषेध की पृष्ठभूमि पर अफर्मेशन का सृजन हो रहा है। एक पृष्ठभूमि समाप्त होती है, अपने अनुभवों को समेट लेती है, अपने अनुभवों को लेती है, उस अनुभवों को पाथेय बनाती है, उस पाथेय को लेकर फिर आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद उसको ये लगता है ये पाथेय पर्याप्त नहीं है, तो फिर वो दूसरे पाथेय के साथ और आगे बढ़ती। इस प्रकार हमारे जीवन की पूरी यात्रा, हमारे अनुभव की पूरी यात्रा हमको मैटेरियलिज्म से लेकर और पूरे के पूरे एब्सोल्यूट तक की हमारी यात्रा कराती है। इस पाथेय के साथ हम निगेशन और अफर्मेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। नीचे की भूमिकाएं निगेट होती जाती हैं, ऊपर की भूमिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करती जाती हैं, और ऐसा होते होते हम इंपीरिकल से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से ट्रुथ पर हम जाते हैं। इतना ही नहीं, हम बल्कि रियलिटी से एब्सोल्यूट तक जाते हैं। लेकिन केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उस लेवल पर जाने के बाद अगर कोई यह कहता है कि जो एब्सोल्यूट है वो सच्चिदानंद है, इस रूप में उसका निर्वचन अगर कोई कहता है, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट निर्वचन का विषय है ही नहीं। वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है। क्योंकि जहां केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जहां आई का भी निषेध हो जाता है,
और आई का निषेध ही नहीं। केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इंपीरिकल से लेकर के धीरे धीरे निगेशन की प्रक्रिया से जब हम आई को भी निगेट कर जाते हैं तो मेरे पास बचता क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब हमने अपने को भी निगेट कर दिया है। केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि तब क्या बचता है? केसी भट्टाचार्य कहते हैं वहां निगेशन के लिए अब कुछ बचता ही नहीं है। केसी भट्टाचार्य एक बड़ी गहराई की बात वहां कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां निगेशन के लिए अब कुछ नहीं बचा है, न ऑब्जेक्ट बचा है, न ऑब्जेक्टिविटी बची है, न सब्जेक्ट बचा है, न सब्जेक्टिविटी बची है, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि वहां निषेध के लिए जो कुछ बचा है वो केवल निषेध है। और केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जहां निषेध के लिए भी निषेध करने की कोई जगह न हो, जहां निषेध को भी निषेध करने के लिए अब कुछ नहीं बचा हो, निषेध स्वयं निषेधित हो जाता हो, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं वही एब्सोल्यूट है। और वह एब्सोल्यूट है जिसको कि केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं जिसको हम नेति नेति के माध्यम से जान सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो ट्रुथ है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि रियलिटी तो ड्युअलिज्म का स्तर है, लेकिन वो नॉन रियलिटी है, वो एब्सोल्यूट है। इसीलिए केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं कि अगर हम उसको जान सकते हैं तो केवल और केवल उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स के रूप में उसको जान सकते हैं। हम उसको सच्चित आनंद के रूप में उसकी व्याख्या करना, यह एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। केसी भट्टाचार्य कहते हैं अद्वैत वेदांत को इसको माइनस कर रहे हैं और अनुभव के धरातल पर उस एब्सोल्यूट के अल्टरनेटिव फॉर्म जिसको आप वैल्यू, स्वतंत्रता और मूल्य के रूप में केसी भट्टाचार्य स्थापित करते हैं। ये केसी भट्टाचार्य के दर्शन की पूरी एक यात्रा है। और उस पूरी की पूरी यात्रा में चिंतन के माध्यम से, अनुभविक चिंतन के माध्यम से केसी भट्टाचार्य अद्वैत वेदांत के उसी तत्व की स्थापना को तर्कतः स्थापित करते हैं जो अद्वैत वेदांत की परंपरा में एब्सोल्यूट के रूप में स्थापित था। लेकिन किंचित केसी भट्टाचार्य की विधि अलग है, केसी भट्टाचार्य के सोचने का तरीका अलग है, किंचित उनकी विधियों और उनके कुछ इंटरप्रिटेशन का निषेध भी है। और केसी भट्टाचार्य इस प्रकार से आधुनिक भारतीय चिंतकों में एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने न तो पुनर्जागरण काल के आंदोलन के समाज सुधार से लेकर के तमाम सारी चीज़ों से उनका कंसर्न था, उनका कंसर्न केवल और केवल था अद्वैत वेदांत की अनुभविक स्तर पर ज्ञान मीमांसीय प्रतिष्ठा करना। उसमें वो कितना सफल हो सके हैं, कितना नहीं, ये तो हम अभी कह लीजिए ये चिंतन का विषय है। हमारे दार्शनिक चिंतन कर रहे हैं, नाम उनका उतना नहीं हो पाया, वह भी नहीं जितना है वो भी नहीं हो पाता यदि उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी अगर बेचारी उनके छोटे छोटे कागज़ के उन टुकड़ों को इकट्ठा नहीं करती जो सूत्र शैली में उनके विचार में आते थे, लिखते थे, वो फेंक देते थे। और उनका सुयोग्य पुत्र जो कम से कम कि उसने उनके इस कंट्रीब्यूशन को स्टडीज़ इन फिलॉसफी में उसने संपादित किया। और जो कुछ हमारे आपके पास आज है वो मात्र इतना ही है। केसी भट्टाचार्य के नाम पर चिंतन और भी है। स्वराज इन आइडिया की चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन सामान्यतया जो विषय हमको दिया गया था केसी भट्टाचार्य के उनका क्या रोल है, प्रासंगिकता मैं सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, वरना वेदांती लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो विवाद एक ऐसा विवाद है जिस पर वेदांत के साथ और केसी भट्टाचार्य के साथ एक साथ बैठ करके देखा जा सकता है कि कहाँ किसकी लिमिटेशन है और कहाँ किसकी लिमिटेशन है। प्रासंगिकता मैं इस मामले में ज़रूर मैं कहूँगा कि केसी भट्टाचार्य ने आधुनिक भारतीय चिंतन में वेदांत को एक नई दृष्टि से देखने का एक तरीका हमको ज़रूर दिया है। हमें वेदांत को उस दृष्टि से देखना भी चाहिए, तभी हम दर्शन के क्षेत्र में शायद हम आधुनिक भारतीय चिंतकों का जो कह लीजिए कि उनका जो सपना था या जो सोच थी उसमें हम अपनी सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया और मैंने जो कुछ अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया है उसमें कुछ मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, शेष हमारी पूंजी हमको वापस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस डीएवी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
उनके हो सकता है कि तरीका अलग हो, उनका तरीका अलग हो, लेकिन उन्होंने भारत को अपना एक परिवार माना। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बोले, राम मंदिर बनता है, मैं एक घर बेटे, मैं अगर तुम्हारे प्रश्न को अगर मैं समझता हूँ तो नहीं, हम प्रश्न बच्चे का समझ रहे हैं कि उनका केवल निगेटिव रोल नहीं है, उनका एक पॉजिटिव रोल भी है। तुम्हारा प्रश्न सिर्फ इतना ही में है, मैं समझ रहा हूँ। बेटे, अगर किसी के पास घर न हो तो गुंडे से किसी का घर कब्जा करेगा, इथिकल कहेंगे क्या? हम कह तो रहे हैं तरीका तो यह है, इथिकल कहेंगे क्या? एक बात नहीं, आपके पास घर था, आ गए, चलो भाई वो भी ठीक है, हमसे मांग लेते। भारत तो उदार देश था, तमाम सारी संस्कृतियों को हमने आत्मसात किया है, एक दो संस्कृतियों को नहीं आत्मसात किया है, हमने सबको आत्मसात। तमाम सारे आक्रमण हुए, उन आक्रमणों को हमने किंचित आत्मसात भी किया है, विरोध किया है तो आत्मसात भी किया। बहुत सारी आप देखेंगे, स्थापत्य में देखेंगे, कला में देखेंगे, संगीत में देखेंगे, चिंतन में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया है भारत ने। सवाल यह है कि हम पूरी की पूरी मानवता को अगर किसी एक कसौटी पर देख सकते हैं, अगर किसी बिना किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विभाजन के, तो वो केवल एक आधार हो सकता है, मॉरलिटी। जहाँ न धर्म से कुछ, धर्म को हम भी किनारे रख रहे हैं, सब कुछ करें, मॉरलिटी। मॉरलिटी के लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? मॉरलिटी के लेवल पर हमारे आपसे तकाजा होता है कि हम और आप एक दूसरे के, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम आपसे मांग सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर बेटे, गुंडई करके किसी को, और इतना ही नहीं, घर में घुस करके उसका सब कुछ बर्बाद कर देना, इतना ही नहीं, अगर आपने चीज़ों को खराब, अगर आपने घर तोड़ा होता, अगर आपने घर की सामग्री तोड़ा होता तो मैं मान सकता हूँ। ये जो सांस्कृतिक हमला होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये परोक्ष हमला होता है किसी भी देश के ऊपर। जैसे हम और आप समझते हैं ना, बहुत आराम से, बड़े आराम से हम लोग मस्त होकर के कहते हैं, साहब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने तो दुनिया बदल दी, दुनिया बदल दी, दुनिया बदल दी। ये एक हमला है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके आगोश में पूरी की पूरी दुनिया कितनी तबाह होती जा रही है, और हम आप कितने तबाह हैं। कुछ चीज़ें हमको बहुत अच्छी मिली हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। ये जो चकाचौंध है, इस चकाचौंध से भरे जो सपने हमारे होते हैं, वो हमारे सपनों को ये तासीर तो देते हैं, मगर इनकी तासीर कैसी होती है ये बाद में पता चलता है। इस दृष्टि से उसको कहीं से मॉरल नहीं कहा जा सकता है। देखो बेटा, अरविंद को तुम छेड़ दिए तो थोड़ा मतलब इंटीग्रेशन तो अरविंद ने भी किया है। ये तो समकालीन भारतीय दार्शनिकों की पूरी प्रवृत्ति ही समन्वयवादी रही है, सबकी रही है। देखो, जो अरविंद का जो सुपर माइंड है ना, अरविंद तो ये कहते हैं कि ये सुपर माइंड है एब्सोल्यूट ही, लेकिन उस एब्सोल्यूट का सृजनात्मक पक्ष है। अगर आप पढ़िए तो वो क्रिएटिव फोर्स है। मतलब एब्सोल्यूट अगर अपने को वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो उसका जो क्रिएटिव फोर्स है, जो उसकी कॉन्शसनेस है, वह कॉन्शसनेस जो इनफाइनाइट सेल्फ वेरिएशन, इनफाइनाइट सेल्फ लिमिटेशन और इनफाइनाइट सेल्फ लिमिटेशन से युक्त है, वह चेतना अतिमन के माध्यम से जगत में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो ये मात्र एब्सोल्यूट का क्रिएटिव फोर्स है। चित्त का पक्ष है केवल यह, सत और जो आनंद है ये उसका पक्ष नहीं है। ये जो अतिमन है, जब आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप जाते हैं, जब साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप अज्ञान के गोलार्ध से ज्ञान में चले जाते हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि अतिमानसिक रूपांतरण के बाद भी विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, वो आगे जाएगी, क्योंकि उसे सच्चिदानंद होना है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह जो अतिमन है, यह केवल और केवल उस एब्सोल्यूट का सृजनात्मक पक्ष है जिसे सत और चित्त होना है। मतलब सत और चित्त के साथ इसको एकाकार होना है वहाँ। इसीलिए अरविंद ये जो यहाँ जो ट्रांसेंडेंटल है, वो अरविंद का कतई यह नहीं है, जो उनके सुपर माइंड का एलिमेंट। ये तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ तो एब्सोल्यूट, यहाँ जिसको कह लीजिए कि कैसे भट्टाचार्य करें कि जहाँ अब कुछ निगेशन के, मतलब निगेशन भी निगेट करने के लिए ना बचा हो। जैसे मैं उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आपको दूँ। जैसे किसी आदमी ने कहा कि गया एक पंडित जी के पास, उसने कहा कि साहब गुरुजी हमको तो हमारा शनि बड़ा परेशान किया हुआ है। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो
कि शनिवार के दिन ये काला कपड़ा और काली तिल और तेल ले जा करके इतना ले जा करके ये कर दो वो कर दो। कहा गुरुजी कुछ है ये नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, इतना नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ इतना कर दो, फिर बताया कहा गुरुजी कुछ है ही नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक काम करो, केवल और केवल ले जा करके एक काला धागा पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। कहा गुरुजी इतना भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास इतना भी नहीं है तब अब शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? अब तो जो बिगाड़ना है बिगाड़ चुका, अब तुम शनि की चिंता क्यों कर रहे हो? अब शनि तुम्हारी चिंता, अब शनि तुम्हारी चिंता छोड़ देगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा? केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं जहां निगेशन भी निगेट करने के लिए नहीं बचेगा वो एब्सोल्यूट होगा, वो एब्सोल्यूट होगा। और वो जो एब्सोल्यूट होगा, केसी भट्टाचार्य कह रहे हैं, उसको आप सत्यचित और आनंद में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां भाषा आपकी मौन हो जाएगी, लैंग्वेज मौन हो जाएगी। ये सच्चिदानंद ये लैंग्वेज की भाषा है, ये लैंग्वेज में अभिव्यक्त हो रहा है। वहां जाकर के लैंग्वेज आपकी मौन हो जाएगी। जो गूंगे फीठे फल को रस अंतर मन ही दियावे, भाषा नहीं रहेगी वहां, एकदम आप बिल्कुल निषेध के लिए भी कुछ क्या बचेगा जब, और क्या शनि बिगाड़ेगा? हमने जब आई का भी निषेध कर दिया है भाई, हमने ऑब्जेक्ट का निषेध किया, हमने ऑब्जेक्टिविटी का निषेध किया, हमने सब्जेक्ट का निषेध किया, हमने सब्जेक्टिविटी का निषेध किया, हमने निषेध का भी निषेध कर दिया, बचा क्या? एब्स्ट्रैक्ट। और वही बचा जब जहां इंगित किया था हमारे मित्र अजय जी ने कि वही प्रश्न, तब वहां से जो प्रश्न खड़ा होता है कि ये सृष्टि कहां से हुई, कैसे हुई, वो जो ऋग्वेद का वो जो आपने इंगित किया था नारदीय सूक्त को, उस प्रश्न को आकर के उपनिषद में आकर के उस प्रश्न का जवाब दिया। हमारे ऋषि परंपरा में ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न कहीं से उठा हो तो उसका जवाब न मिला हो, बाद में जाकर के मिला। इसीलिए मैंने कभी शायद आपसे बात किया होगा तो मैंने कहा होगा कि जब हम लोग वेद की बात करते हैं तो हम लोग केवल संहिताओं की बात नहीं करते, हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तक इतने को लेकर हम वेद की बात करते हैं। वेद माने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उस प्रश्न का जवाब कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये सृष्टि कहाँ से हुई, कैसे हुई, सत्य से हुई, असत्य, उसका जवाब आकर के उपनिषद में दिया। तदैक्षते को हम बहुश्यामा प्रजायेति, उसने इच्छा किया। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां से सृष्टि हो रही है, यह प्रश्न अब नहीं रहा कि सृष्टि कैसे होती है, अब इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ईक्षण वही था, उसी में था। इसीलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है, जिसको व्रीहि धातु से कहते हैं कि वो निकला हुआ है, व्रीहि का मतलब होता है फूटना या बढ़ना। इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल उसी में था, लेकिन वो कंसंट्रेटेड था, वो एनर्जी कंसंट्रेटेड थी। ऐसे हमको और आपको इस लकड़ी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इसमें जो एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड एनर्जी इसमें भी है। वो चीज़ वहाँ थी, हमारे ऋषियों ने उस चीज़ को देखा जरूर, उस चीज का उस रूप में प्रतिपादन न करके प्रश्न के रूप में उसको उठाया था, और उपनिषद में आकर के उसको उत्तर के रूप में दे रहा है, और आज उसी सृष्टि का यह पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन। तो यह वो स्तर है जहां जाने के बाद कुछ नहीं। थैंक यू। और किसी को थैंक यू बेटा। धन्यवाद सर, इतना सारगर्भित लेक्चर देने के लिए। अब कार्यक्रम के अंत में मैं अपने विभागाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो ये कल भी चलेगा, तो आप लोगों को कल भी 11 बजे आना है, ठीक है ना? धन्यवाद संजीव जी। आज ये हमारे दर्शन विभाग का सौभाग्य है, केवल दर्शन विभाग ही नहीं हम कह सकते हैं, बल्कि पूरे विद्यालय का सौभाग्य है कि हमारे देश के सबसे सर्वोच्च संस्था जेएनयू के प्रोफेसर अजय वर्मा सर को सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। सर ने बड़े सारगर्भित तरीके से लैंग्वेज की व्याख्या की। लैंग्वेज में के संबंध में सर ने एक तरह से इसके विशाल दायरे को समझाने का प्रयास किया। हालांकि इतना समय की कमी थी, इसलिए सर उस पर हमको लगता है पूरा कवर नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम ऑफ डिफरेंशिया। लैंग्वेज के द्वारा आप सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते। उसके बाद सर ने फिलॉसफी ऑफ माइंड की चर्चा की। हम लोग जहाँ तक दर्शन में यूजी पीजी के बच्चों को पढ़ाते हैं,
लिंग्विस्टिक फिलॉसफी के बारे में। सर ने उसको भी टच करने का प्रयास किया, रसेल और अर्ली विटगेन्स्टीन को। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना सर के लेक्चर का जो क्राइटेरिया था उसका बहुत छोटा सा अंश हम लोग प्राप्त कर सके। तो हम सर से आग्रह करते हैं, चूँकि हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं सतीश सर के माध्यम से, एक बार हम लोग सर का लेक्चर भी सुने हैं, तो इनसे हमेशा ये एक तरह से हम लोग का राइट समझते हैं, अपने आप को जब चाहते हैं तो बुला लेते हैं। तो इस विषय पे फिर आगे भी हम लोग सुनेंगे सर से, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज्ञान वर्धन करेंगे अगले विजिट में। अब आते हैं हम अपने दर्शन के पुरोधा SP पांडे सर के ऊपर, जो BHU दर्शन शास्त्र विभाग के एक्स हेड और प्रोफेसर रहे हैं। अभी सर हैं भी प्रोफेसर, रिटायर नहीं हुए हैं, एक्स हेड थे। सर ने अभी लैंग्वेज की शुरुआत की और सर सेंट्रलाइज हुए लास्ट में जाके KC भट्टाचार्य में सर ने जो चीज़ें बताई, एम्पिरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ट्रांसेंडेंटल, सर ने कांट की भी तुलना की। और KC भट्टाचार्य की जो कांट के ऊपर आपत्ति थी उसको भी सर ने बताया। कांट ने कहा था, नोमेना एंड फेनोमेना की बात करते हुए कांट ने कहा था कि नोमेना इज अननोन एंड अननोएबल। और कांट के इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट किया था सडन हीगल ने कहा था कि नोमेना इज नोन एंड नोएबल बिकॉज नोवेलिटी डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट माइंड। एंड व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट माइंड? कहता है कि इस जगत का विकास जो होता है एब्सोल्यूट आइडिया की तरफ होता है, जिसके क्रम में उसने वाद प्रतिवाद और संवाद की भी बात की। सर ने बताया, मैनिफेस्टेशन का भी सर ने चर्चा किया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सारगर्भित दोनों हमारे विद्वानों का जो भाषण रहा बहुत ही सारगर्भित रहा, और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा हम लोग ज्ञानवर्धन हुआ। और उम्मीद करते हैं कि अभी एक और कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं 13 और 14 मार्च को। इसमें सर पहले से आमंत्रित हैं और सर आएंगे और हम लोग को हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे और हमारे बच्चों को कुछ नई चीज़ बताएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर का, जो इलाहाबाद से चलकर आए हैं, स्वागत कीजिए। प्रोफेसर अजय वर्मा सर का, प्रोफेसर सतीश सर का। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। थैंक यू। अब कार्यक्रम का औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं अपने HOD से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करें। आज हम लोग का पुनः एक बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे विभाग का और विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि नॉर्थ इंडिया के कह लीजिए एक तरह से आज की डेट में सबसे अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाने वाली शख्सियत ऋषिकांत सर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। ये हम लोगों का वाकई सौभाग्य है और हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि सर को बहुत कम सुनने को मिलता है। आज आप लोगों का सौभाग्य भी है कि सर एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक भी सर को दिया गया हम लोगों ने, एनालिटिकल फिलॉसफी, उस पर सर बोलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है कि जनरली छात्रों के बीच में ये लगता है कि बहुत टफ है। तो मैं दावा करता हूँ कि आप सर को सुनिएगा, फिर देखिएगा कि उस टॉपिक को आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बशर्ते मनोयोग से उसको सुनने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जो हम लोग अपने यहाँ एनालिटिकल फिलॉसफी पढ़ाते हैं, तो एक तरह से हम लोग भी आज शिक्षक हैं, फिर भी हम लोगों का की क्यूरियोसिटी रहती है कि सर को उसने ज़रूर कुछ न कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो एनालिटिकल फिलॉसफी वाकई दुरू है, थोड़ा टफ है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट एनालिटिकल फिलॉसफर था मूर था। मूर ने सबसे पहले भाषा का विश्लेषण प्रारंभ किया था। उसने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म बर्कले के सिद्धांत का खंडन किया था, एस परसिपी का, और उसने रियलिज्म को स्थापित किया था। मूर के बाद रसल आते हैं, फिर अर्ली विटगेन्स्टीन आते हैं,
तो रसल और विटगेन्स्टीन ने, इन दोनों ने मिल के उस पर काम किया था। एक तरह से विटगेन्स्टीन जो थे उनके कलीग थे, शिष्य भी थे, कलीग भी थे। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ देना चाहते हैं विषय के सब, हालांकि सर उस पर ज़्यादा हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसमें यह था कि जो एक आइडियल लैंग्वेज थी, जब हीगल रेशनलिज्म को के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, क्योंकि वो इनफाइनाइट माइंड की बात करता है, एब्सोल्यूट आइडिया की बात करता है, तो जब कोई भी सिद्धांत अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके क्रिटिसिज्म में कोई ना कोई आता है। तो बुद्धिवाद का चरम था हीगल के दर्शन में, तो उसके एंटी कौन आएगा? अनुभववादी आएंगे। तो जितने भी कंटेम्पोरेरी फिलोसोफर थे, दे वेयर इम्प्रेसिस्ट, मोस्ट प्रोबेबली इम्प्रेसिस्ट थे वो। तो उसमें जो रसल था, सबसे पहले उसने लॉजिकल एटोमिज्म का सिद्धांत दिया और उसने भाषा के विश्लेषण की बात की कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपने इंद्रियों से किसी भी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं तो उसको व्यक्त करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। तो विश्लेषणात्मक दर्शन में रसल और विटगेन्स्टीन ने भाषा का विश्लेषण प्रारंभ किया और लॉजिकल एटम की बात की, और इस क्रम में उन्होंने ढेर सारे सिद्धांत दिए, जो फैक्ट की बात की, रियलिटी की बात की, व्हाट अबाउट द रियलिटी, रियलिटी इज ए कंपोज्ड ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो उन्होंने लॉजिकल एटम की बात की। तो वो कहते हैं कि जब हम भाषा का विश्लेषण करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटते जाते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको ही वो लॉजिकल एटम कहते हैं। और उन्होंने जो थ्योरी दी थी लॉजिकल एटम, ये क्या है? वो कहते हैं कि लॉजिकल एटम इज अ मेथड टू डिस्कवर यूनिवर्सल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड देयर बाई एक्सप्लेनिंग द रियलिटी। तो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी व्याख्या वो लॉजिकल एटम के माध्यम से करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस विषय पे हमारा तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, और हम खुद ही बहुत क्यूरियस हैं कि आज इतने महान वक्ता को हम लोगों के सामने आप लोगों ने बुलाया, सर उपस्थित हुए हैं। तो बहुत मनोयोग से हम सभी आप लोगों के साथ सुनना चाहते हैं सर को। तो हम आग्रह करते हैं सर से कि आए और अपने वचन से हम लोगों को सिंचित करें। सर का टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी। डॉक्टर अजय वर्मा जी, प्रोफेसर अजय वर्मा जी, प्रोफेसर सतीश सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर रामेंद्र कुमार सिंह जी, कन्वेनर प्रोग्राम के डॉक्टर प्रियदर्शी, हमारे साथ प्रयागराज से आए हुए डॉक्टर अजय, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अतुल जी, अमित, मेरे सारे प्यारे बच्चों। विषय डिफ़िकल्ट है, लेकिन है कि यदि आप साथ देंगे तो प्रयास करेंगे कि विषय की गहराई में जाएं। देखिए, एनालिसिस is not a new term in domain of philosophy. It begins with Socrates' philosophy, and later on it was developed from Plato, Aristotle, even डेविड ह्यूम। जब आपने बर्टन रसेल का नाम लिया, जब बर्टन रसेल जब लॉजिकल एटोमिज्म की बात करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान ये शब्द क्वाइन करता है, तो वहाँ पर जे वामसन लिखता है कि एटोमिज्म तो ह्यूम के दर्शन में भी थी, लेकिन उसकी जो एटोमिज्म थी वो साइकोलॉजिकल था, और मैं लॉजिकल एटम की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। बाद में ये परंपरा डेवलप होती है, मैं लॉजिकल एटोमिज्म पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग सिद्धांत हो जाएगा। मैं केवल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी पर कंसंट्रेट करता हूँ। तो उसी समय जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आइडियलिज्म वाज एट द क्लाइमैक्स, और आइडियलिज्म में हेगल थे, ब्रेडले थे,
मैकटैगर्ट थे, जसिया राइस थे, ये सब आइडियलिज्म को क्लाइमेक्स पर लेके चले गए थे। मोर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आता है और मोर ने कहा कि आइडियलिज्म इज अगेंस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मैन। Whenever Hegel says that real is rational and rational is real, then it is very difficult to understand for a common man that how can you say that this table is rational, this wall is rational. हमारे समय से समय बहुत हो गया है मित्रों, बस बाइंड अप मैं कर रहा हूँ, लेकिन ख़त्म करते करते भी 2-4-5 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर साहब ने टॉपिक हमको दे दिया कि घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, अंत में तुमको पता चलेगा कुछ नहीं घूमे, केवल घूम ही रहे हैं घूम ही रहे हैं। घूम के कहाँ पहुँचे, यही फिलॉसफी का गोल होता है कि कहीं नहीं पहुँचोगे, केवल घूमते रहोगे घूमते रहोगे। जब पहुँच जाओगे फिलॉसफी उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए फिलॉसफी के एनालिसिस, खैर मैं बाइंड अप कर दूँ। इधर देखिए विटगेस्टाइन, जब लेटर विटगेस्टाइन आता है बेटे, उसके 2 फेज हो गए। 1929 के पहले अर्ली विटगेस्टाइन, उसके बाद लेटर फेज। तो लेटर फेज में आता है तो उसने कहा कि अब मैं बाइंड अप कर रहा हूं, ट्रैक्टेटस की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, केवल 2 बातें करता है कि ट्रैक्टेटस में उसने इसेंशियलिज्म की थियरी दिया था, और इसेंशियलिज्म का मतलब होता है कि देयर इज ए सर्टेन एंड डेफिनिट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। और दूसरा ट्रैक्टेटस की बात करता है कि देयर इज ओनली वन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड दैट इज टू डिपिक्ट द फैक्ट। भाषा का एक कार्य है, वो है तथ्य का चित्रण करना। बेटे ध्यान रखो, विटगेस्टाइन जब अर्ली लेटर फेज में आता है तो दोनों को क्रिटिसाइज करता है, और अपने एक मित्र हैं किंग लियर, उनको पत्र लिखा और उस पत्र में लिखता है कि नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंसेस। नाउ अर्लियर कि नाउ आई टॉक अबाउट एसेंशियलिज्म, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंसेस। अब तक मैंने आपको सार तत्व के बारे में बताया, अब मैं डिफरेंसेस की बात करता हूं। और बेटे विटगेस्टाइन लेटर फेज में कहता है कि देयर इज नो सर्टेन एंड डेफिनिट ऑफ एनी मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। द मीनिंग ऑफ वर्ड वेरीज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ सिचुएशंस, कंडीशंस एंड कॉन्टेक्स्ट। और उसी तरह दूसरी बात कहता है कि देयर इज नो ओनली वन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखिए टैक्टेटस में कहा कि देयर इज ओनली वन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड दैट इज टू डिपिक्ट द फैक्ट। भाषा का एक कार्य है, वो है तथ्य का चित्रण करना। और वो कहता है कि इफ एनीबडी आस्क मी दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देन आई विल रिप्लाई देयर आर इनफाइनाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। प्रश्न पूछना, उत्तर देना, कहानी कहना, चुटकुला सुनाना, ये सब भाषा के कार्य हैं। और बेटे इसी को वो लैंग्वेज गेम थियरी लेता है। इसका मतलब कि जो पिक्चर थियरी थी, जिसे टूल थियरी पिक्चर थियरी कहते हैं, उसको उसने यूज थियरी के द्वारा रिप्लेस कर दिया। पहले उसने कहा कि शब्द का निश्चित अर्थ होता है, और अब विटगेस्टाइन कहता है कि शब्द का अर्थ प्रयोग के अनुसार बदलता जाता है। आपने किसी लड़की से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, उसके पिता ने कहा तुम बेटा बहुत सुंदर, मम्मा ने कहा सुंदर हो, सर ने कहा सुंदर हो, और आपका कोई दोस्त कहता है सुंदर हो। सबका मीनिंग अलग अलग हो जाए। हमारे डी.एन. द्विवेदी सर पढ़ा रहे थे सर, तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि एक बार पेपर में टाइटल छपा कि डस गई नागिन लहंगे वाली। कहे बड़ा अच्छा लगा, ऊपर से देखने में कैची टाइप का था, बहुत अच्छा लगा। डस गई नागिन लहंगे वाली, ये कौन नागिन पैदा हो गई लहंगे वाली। बड़ा इंटरेस्ट से अंदर पढ़ा, तो अंदर में हुआ था कि एक लड़की थी, 2 लड़कियां जा रही थी, एक के लहंगे पर नागिन बैठी हुई थी। तो लड़कों को तो मौका चाहिए कुछ बोलने के लिए। 2-3 लड़के मन चले थे, उन लोगों ने देखा कि नागिन है, तो उन्होंने कहा अरे अरे देखो तुम्हारे लहंगे पर नागिन है। और उसने अपने लहंगे को झटका और वो नागिन उसी लड़के के देह पर जंप करी, काट डाली, मर गया। टाइटल छाप दिया डस गई नागिन लहंगे वाली। बेटे शब्द का अर्थ निश्चित नहीं होता है, शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता रहता। हमारे एक डॉक्टर साहब थे,
सुल्तानपुर में अंग्रेज लंदन से पढ़ के आए और सुल्तानपुर में उन्होंने अपनी एक क्लिनिक खोल दिया। एक मरीज आया, मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब हमको उल्टी टट्टी हो रही है। अब ये परेशान, एक हमारे मित्र हैं संदीप सिंह, वही बता रहे थे। उन्होंने कहा, उनको फ़ोन किया कि एक लैंग्वेज ऑक्सफोर्ड में गई और वहाँ पर उसके सपोर्टर हो गए जेल ऑस्टिन, पीएफ स्ट्रासन, गिलबर्ट राइल, आरएम हेयर, जीजे वार्नॉक, जे वामसन, मरीना सबीसा, ये सब ऑक्सफोर्ड परंपरा में आए। इसका मतलब ये हो गया कि आइडियल लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आया और ऑर्डिनरी लैंग्वेज दो स्कूल बन गए, कैम्ब्रिज स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी, ऑक्सफोर्ड स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। बेटे दोनों में समानताएं भी है, असमानताएं भी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि विटगेनस्टाइन ने जिस परंपरा की नींव डाली वो अभी तक काम कर रही है। बाद में अभी 21वीं शताब्दी में पोस्ट मॉडर्निज्म में डरीडा वगैरह जब आते हैं, चाम्स्की वगैरह आते हैं, तो एक नया डायमेंशन ऐड कर देते हैं और वो उसी का एडिशन है। और अब निश्चितता की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमेशा संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और कल्चर की ही बात होती है। आगे चल कर के आप और देखेंगे, जैसल, केंटबाक, आरएम हर्निस वगैरह फिलोसफी जो आती हैं वो लैंग्वेज से चल के इंटेंशनलिटी की ओर बढ़ने लगती हैं। समय कम है, इसलिए मैं यहीं पर धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर प्रियदर्शी को, जिन्होंने आईसीपीआर से ये प्रोग्राम लाया। मैं धन्यवाद करता हूँ विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी को, डॉक्टर सतीश जी को, डॉक्टर रामेश सिंह जी को, मेरे अपने बच्चों को, और दो पुरोधा दर्शन जगत के भीष्म पितामह एच.एस. प्रसाद सर और प्रोफेसर अजय वर्मा जी। ये मेरे लिए खुशी की बात है और थोड़ा सा मन दुखी इसीलिए है ताकि किसी भी पोर्शन को मैं पूरी तरह टच नहीं कर पाया। ये मेरे लिए दुख है, ना एनालिसिस को ही पूरी तरह टच किया, लेकिन मैं देखता रहता था कि बच्चों की मोटिवेशन क्या है। टीचर को अपनी लिमिटेशन को समझना चाहिए और ऑडियंस जब दाएं बाएं करने लगे तो आपकी मरवत इसी में है कि छोड़ के निकल जाइए। नहीं तो एक लड़का था क्लास में, मास्टर साहब ने पूछा बताओ फिलॉसफी क्या है, सब लड़के बताए, ऊँ कर रहा था एक लड़का, तो उससे पूछे कि बताओ तुम बताओ, तो वो ऐसे बैठ गया, कहा बताते क्यों नहीं, तुम बताओ फिलॉसफी क्या है, तो और घुरचुक गया। उसके पास गए, कहे बताओ अभी फिलॉसफी क्या है। कहा सर फिलॉसफी वही है जो अभी 2-3 लड़कों ने बताया है, फिलॉसफी कोई नई चीज़ नहीं है, वही है। तो सर ने कहा कि ये बताओ 2-3 लोगों ने क्या बताया है। कहा हद हो गई, जब आप ही भूल गए तो हमको क्या पता क्या बताया। तो बेटे ऑडियंस की लिमिटेशंस को ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सब के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस निमंत्रण। अब एनी क्वेश्चन? देखिए जो आप एक तो विटगेनस्टाइन की जो जहाँ तक बात है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो वर्ल्ड है, न तो ये वर्ल्ड है न ये लैंग्वेज है, पहली चीज़ समझिएगा। इसीलिए विटगेनस्टाइन इस जगत की बात नहीं करता है, वो सीधे सीधे कहता है कि माई एनालिसिस इज फॉर्मल एनालिसिस, इट इज़ नॉट फैक्चुअल एनालिसिस। क्यों? क्योंकि ऑल फिलोसफी इज द क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज, सो ही नोज हिज लिमिटेशंस, and according to Wittgenstein all philosophical problems are concerned with the analysis of language. Number one, whatever ideal language is concerned, it is not climax language, it is symbolic language. It contains certain and definite symbols and logical connectives, which meaning is certain and definite. There is no ambiguity in it. So actually Wittgenstein was a logician,
एक बार सर मद्रास यूनिवर्सिटी में आरपी सिंह साहब लेक्चर दे रहे थे विटगेनस्टाइन के ऊपर, मैं भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा विटगेनस्टाइन रोट ट्रैक्टेटस इन 1921 whereas First World War was going on, but he wrote nothing, a single line about First World War. मैं पूछना चाह रहा था, उस समय पूछ नहीं पाया। हमने कहा सर was Wittgenstein concerned with this empirical world? This was beautifully explained by the conversation between Norman Malcolm and Wittgenstein. Whenever he approaching Wittgenstein and try to ask that can you give some example of object, कहा कि no, I can't give example because whenever I give an example it will fall from the scope of the limit of language, the grammar of language, the logic of language. तो पहली चीज तो बेटे ये है कि उसका उद्देश्य जिस भाषा को समझ रहे हो वो नहीं है, जिस जगत को समझ रहे हो वो नहीं है। इसीलिए उसने बाद में चल करके उससे प्रश्न करा गया कि जब तुम्हें ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है तो फैक्ट कहाँ से आएगा। वो खुद लिखता है, और जब फैक्ट पता नहीं है तो जगत क्या होगा। जब नाम पता नहीं है तो तुम प्रोपोजिशन क्या बताओगे, और जब प्रोपोजिशन नहीं बताओगे तो भाषा क्या होगी। इसीलिए ध्यान रखना, जब अपनी प्रवृत्ति में अवस्था में आता है तो कहता है कि द होल ट्रैक्टेटस इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस, because whenever I analyze language then I did not consider upon actual world and actual language. शब्दों को समझ रहे हो ना। मेरा उद्देश्य वास्तविक भाषा और वास्तविक जगत की व्याख्या करना नहीं था, मेरा लॉजिकल जगत की व्याख्या करना था। आप जो बातें कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज हो गया, एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज हो गया, एक इंट्रा सब्जेक्टिव लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं। लैंग्वेज होता क्या है, इस पर ज़्यादा वक्तव्य तो हमारे प्रसाद सर देंगे। लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। तो ये लैंग्वेज अपने आप में एक लॉजिकल फॉर्म के रूप में, एक व्हीकल के रूप में होता है, जिसका उद्देश्य होता है घटनाओं का, वस्तुओं का वर्णन करना। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी, इंटरसब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी की बात कहाँ से आती है बताओ। इंटरसब्जेक्टिविटी मतलब ये सिविलाइजेशन और सोसाइटी, वो तो देखिए, इसीलिए बैठ जाओ। इसको एफ वाइसमान ने ओपन टेक्सचर लैंग्वेज कहा। सर जो विटगेनस्टाइन का जो लैंग्वेज गेम थियरी थी उसको ओपन टेक्सचर लैंग्वेज कहता है। और जब पूछा गया कि व्हाट इज ओपन टेक्सचर लैंग्वेज, तो कहता है कि ओपन टेक्सचर लैंग्वेज मीन्स इट हैज मेनी फोल्ड एप्लीकेशंस, it has no certain and definite applications, it has manifold applications. इसी को ओपन टेक्सचर लैंग्वेज कहता है कि इसका मल्टीपल प्रयोग हो सकता है। आप इंटर सब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंस में भी कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। और मीनिंग जो डिराइव होती है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार डिराइव होगी, यूज के अनुसार डिराइव होगी। इसलिए विटगेनस्टाइन के एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन लैंग्वेज गोज ऑन हॉलिडेज। इसीलिए कहता है कि व्हाट इज योर एम इन फिलोसफी, टू शो द फ्लाई फ्रॉम ओपन फ्रॉम द फ्लाई बोटल, दिस इज द एम ऑफ फिलोसफी। तो आप इस रूप में विटगेनस्टाइन को समझेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल सही है कि ओपन टेक्सचर के रूप में लिया जाए, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसके वेराइटी, विटगेनस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, तो कहते हैं कि देर आर इनफाइनाइट, शब्दों को दीजिए, देर आर इनफाइनाइट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड देर आर इनफाइनाइट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेंटेंसेज, सो यू कैन अप्लाई लैंग्वेज एनीवेयर एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कंटेक्स्ट। नहीं तो बुद्धि की मैंने खंडन किया क्या कहीं? नहीं, मैंने ये कहा कि सामान्य मनुष्य का आदमी, सामान्य बुद्धि का आदमी, जब आप ये कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज रेशनल, तो कैसे समझेगा कि दिस वर्ल्ड इज रेशनल? आप अपने घर पे जाइए, पापा से कहिए कि पापा ये जगत, ये टेबल रेशनल है, ये समझ पाएगा? ये मेरा कहने का मतलब था। या ये कोई कहे कि ये जगत अपीयरेंस है, तो ये समझ पाएगा? एक बार मेरे क्लास में
मैं शंकराचार्य की फिलोसफी पढ़ाया। एक लड़की आई है मेरे पास, कही सर आप रोज़ कहते हैं जगत मिथ्या है, आज मुझे लग रहा है कि जगत में मिथ्या है। मैं संकोच में पड़ गया, मैंने हाथ जोड़ा, हमने कहा बहन जी पढ़ाने में कोई गलती हो गई क्या हमको? अरे जगत मिथ्या नहीं है तुम्हारे लिए जगत रियल है। बेटे कॉमन सेंस की बात हो रही है कि यदि फिलॉसफी को तुम एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉमन सेंस समझेगा। सामान्य मनुष्य फिलॉसफी से बिल्कुल अलग हो गया और 19वीं शताब्दी के अंत में आइडियलिज्म क्लाइमेक्स पर था, फिलॉसफी खत्म हो गई थी, सामान्य मनुष्य से समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे आजकल फिलॉसफी को लिविंग फिलॉसफी बनाने के लिए अप्लाइड पोर्शन को जोड़ा जा रहा है, अप्लाइड इथिक्स या प्रैक्टिकल इथिक्स की बात हो रही है। उसी तरह उसने कहा कि मैं फिलॉसफी को कॉमन सेंस से जोड़ूंगा। इसका मतलब नहीं है कि वो रेशनलिटी की बियॉन्ड था, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। 1939 में ब्रिटिश अकादमी में जी मूर का लेक्चर हो रहा था और प्रूफ ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड उसका टाइटल। तो अपने लेक्चर में जी मूर ने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट हाउ? By holding up his two hands and indicating by right hand that this is my one hand, and indicating by left hand this is my another hand, and thus we have proved that two human hand exist. ठीक है, कहा कि मैं दो मानव हाथ अस्तित्व बाह्य जगत की सच्चा सिद्ध कर रहा हूं। रसेल, विटगेनस्टाइन सब उस लेक्चर में उपस्थित थे और विटगेनस्टाइन ने कहा कि मोर बैठ जाओ, ये कौन फिलॉसफी है? ये कौन फिलॉसफी है? ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ, साल फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी वो होता है जिसे कॉमन मैन नहीं समझता है, और जिसे कॉमन मैन समझता है उसे फिलोसफर नहीं देखते हैं। एक बार पुनः सर का तालियों के साथ अभिनंदन कर दिया जाए, इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए।